आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे उस दौर में चलेंगे जहां से मानव सभ्यता की बहुत ही बुनियादी ईंटें रखी गईं। मेसोपोटामिया की कहानी सिर्फ कोई बीता हुआ प्राचीन इतिहास नहीं है। सच मानिए तो ये हमारे आज के समाज की नींव है। तो चलिए इस बेहद रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। जरा सोचिए, कोई भी इंसान दुनिया की पहली सभ्यता का निर्माण एक ऐसे रेगिस्तान में क्यों ही करेगा जहां ना तो भरपूर बारिश होती है, ना ही घर बनाने के लिए लकड़ी या पत्थर मौजूद हैं। ये विरोधाभास हमें फर्टाइल क्रीसेंट यानी उपजाऊ अर्धचंद्र के रहस्य की तरफ ले जाता है, जो वाकई में हमें प्रकृति की अद्भुत कार्यप्रणाली को समझने पर मजबूर कर देता है। अगर हम आज के इराक के भूगोल पर नजर डालें तो मेसोपोटामिया शब्द खुद ही पूरी कहानी बयां कर देता है। इसका शाब्दिक अर्थ ही है नदियों के बीच, विशेष रूप से टाइग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां। इन दो नदियों ने उस बंजर परिदृश्य में जीवन की धमनियों के रूप में काम किया और सचमुच एक पूरी सभ्यता को सींचने का एक अभूतपूर्व कार्य कर दिखाया। यहाँ प्रकृति का एक स्पष्ट और हैरान करने वाला दोहरापन दिखाई देता है। एक तरफ जहां बहुत कम बारिश, चिलचिलाती गर्मी, कीचड़ भरी सर्दियां, विनाशकारी बाढ़ और निर्माण के लिए पत्थर या लकड़ी का पूरी तरह से अभाव था, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं कठोर परिस्थितियों के बीच कुछ कमाल के छिपे हुए प्राकृतिक समाधान भी मौजूद थे, जैसे मछलियों से भरे दलदल और पशुओं के लिए प्रचुर मात्रा में नरकट, जिन्होंने यहाँ जीवन को पनपने का एक बिल्कुल ही अनोखा अवसर दे दिया। और सबसे बड़ी इंजीनियरिंग तो नदियों ने खुद की थी। लगातार आने वाली बाढ़ ने भारी मात्रा में तलछट जमा कर दिए, जिससे प्राकृतिक तटबंध या ऊंचे किनारे बन गए। इन तटबंधों ने न केवल शुरुआती शहरों को विनाशकारी बाढ़ से बचाया, बल्कि इन्हीं की बदौलत सिंचाई प्रणालियों और नहरों का निर्माण बेहद आसान हो गया। इसने खेती की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। इस अभूतपूर्व कृषि सफलता ने एक विशाल जनसंख्या विस्फोट को जन्म दिया। 3500 ईसा पूर्व में सुमेर की स्थापना से लेकर 2340 ईसा पूर्व में अक्कद का उदय और अंततः 1830 ईसा पूर्व में बेबीलोनियाई साम्राज्य के निर्माण तक हम 3000 वर्षों के दौरान स्वतंत्र राज्यों का एक व्यवस्थित क्रम देखते हैं। यह एक ऐसा विकास था जिसने मानव इतिहास की गति को सचमुच हमेशा के लिए तेज कर दिया। अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, राजा, देवता और जिगुरेट्स, यानी इस बढ़ती हुई कृषि उपज और अधिशेष को आखिर व्यवस्थित कैसे किया गया। जौ, खजूर और तिल का भारी मात्रा में उत्पादन करने वाली एक तेजी से बढ़ती आबादी के साथ एक नई चुनौती सामने आई। भाई, इतने सारे लोगों को व्यवस्थित और नियंत्रित कैसे किया जाए? इसका बहुत ही स्मार्ट समाधान धर्म में छिपा था। उस समय माना जाता था कि 3600 से अधिक देवी देवता मौसम से लेकर अप्रत्याशित बाढ़ तक सब कुछ नियंत्रित करते हैं, और राजा इन देवताओं और आम जनता के बीच दिव्य मध्यस्थ या इंटरप्रेटर या कार्य करते थे। अब चूंकि वहां पत्थर तो थे नहीं, तो उन्होंने एक बेहतरीन उपाय निकाला, मिट्टी की ईंटों का उपयोग। उन्होंने कृत्रिम पहाड़ बनाने के लिए इन ईंटों को एक के ऊपर एक प्लेटफॉर्मों में रखा। ये विशाल संरचनाएं, जिन्हें जिगुरेट्स कहा जाता है, न केवल मंदिरों को वसंत की बाढ़ से सुरक्षित रखती थी, बल्कि ये इतनी ऊंची बनाई जाती थीं क्योंकि माना जाता था कि देवता पहाड़ों की चोटियों पर रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि टावर ऑफ बेबल जैसी संरचनाएं तो 100 मीटर से भी अधिक ऊंची थीं। चलिए अब बात करते हैं हम्मुराबी और संहिताबद्ध कानूनों की, जो असल में हमारी सभ्यता के नियम बने। जैसे जैसे ये समाज और अधिक जटिल होता गया, बेबीलोनियों को पूरे क्षेत्र को एकजुट करने और दैनिक जीवन को चलाने के लिए एक नए ढांचे की आवश्यकता महसूस हुई। राजा हम्मुराबी ने इसका एक बहुत ही गहरा और प्रभावशाली हल निकाला, 282 कानूनों की एक प्रणाली। इसे एक विशाल पत्थर के खंभे पर उकेरा गया और सार्वजनिक हॉल में रखा गया ताकि इसे कोई भी अनदेखा ना कर सके। नियम सबके लिए एकदम स्पष्ट थे। और यहीं से वो मशहूर आंख के बदले आंख वाली अवधारणा सामने आई। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जो दंड मिले वह हमेशा अपराध के बराबर हो। हालांकि सच कहें तो यह न्याय प्रणाली पूरी तरह से समान नहीं थी। सजा की कठोरता और उसके परिणाम अक्सर इस बात पर निर्भर करते थे कि अपराधी और पीड़ित का समाज में रुतबा क्या है। व्यापार का विस्तार हुआ और कारीगरों ने गिल्ड बनाए, तो अर्थव्यवस्था साधारण वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम से बहुत आगे बढ़ गई। हम एक बहुत बड़ा बदलाव देखते हैं जहां जौ और ऊन की अदला बदली की जगह धातु मुद्रा का शुरुआती रूप सामने आया। ये मुद्रा सीधे अनाज के वजन पर आधारित थी
उदाहरण के लिए 180 जौ के दानों का वजन 1 शेकेल के बराबर माना गया और 60 शेकेल से एक मीना बना। इसी ने आधुनिक आर्थिक ढांचे की मजबूत नींव रखी। अब हम एक थोड़े गहरे विषय की ओर बढ़ रहे हैं, लोहे के साम्राज्य और युद्ध के माध्यम से होने वाले नवाचार। उपजाऊ भूमि और संसाधनों पर लगातार होने वाले युद्धों ने अंततः सैन्य नेताओं के उदय को जन्म दिया। असीरियन लोगों ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए डर का मार्ग चुना। उन्होंने दुनिया की पहली वास्तविक स्थायी सेना खड़ी कर दी, जिसमें अनुमानित 2 लाख पेशेवर सैनिक शामिल थे। उस समय के हिसाब से ये एक बिल्कुल अकल्पनीय और डरावनी संख्या थी। इस अद्वितीय सैन्य ताकत के पीछे एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी, लोहे की खोज। लोहे ने न केवल कांस्य के हथियारों की जगह ली, बल्कि पारंपरिक लकड़ी के पहियों को बदलकर घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले युद्ध रथों को अजेय बना दिया। इस श्रेष्ठ तकनीक के बल पर उन्होंने जीते हुए क्षेत्रों से भोजन, जानवरों और लकड़ी के रूप में भारी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, जिसने साम्राज्यवाद का एक नया ही स्वरूप पेश किया। और अब आते हैं क्यूनिफॉर्म की विरासत पर, जिसे हम अंतिम सामाजिक समाधान भी कह सकते हैं। इतनी विशाल सेनाओं, जटिल व्यापार नेटवर्क और सैकड़ों कानूनों को याद रखना अब किसी भी इंसान के दिमाग के लिए लगभग असंभव हो गया था। इसलिए मानवता ने अपना सबसे शक्तिशाली उपकरण ईजाद किया, लेखन। यह क्रमिक विकास साधारण पिक्टोग्राम यानी चित्र बनाने से शुरू हुआ, फिर विचारों को दर्शाने वाले आइडियोग्राम तक पहुंचा और अंततः गत्वा ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले फोनेटिक्स यानी एक अत्यधिक परिष्कृत प्रणाली में बदल गया। एक बार फिर उनके पर्यावरण ने उनकी मदद की। कागज या पत्थर तो था नहीं, तो उन्होंने नदी की गीली मिट्टी और दलदलों के नरकटों का भरपूर उपयोग किया। एक नरकट को गीली मिट्टी में दबाकर क्यूनिफॉर्म यानी कील के आकार की लिखावट का आविष्कार किया गया। इन मिट्टी की पट्टियों को फिर धूप में सुखाकर कठोर कर लिया जाता था, जिससे हमारा मानव इतिहास हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मिट्टी की इन पट्टियों ने एक सच्चा चमत्कार कर दिखाया। इन्होंने महान साहित्य की सबसे पहली कृति द एपिक ऑफ गिलगमेश को हजारों साल तक सुरक्षित रखा। दिलचस्प बात यह है कि इस महाकाव्य में एक भीषण बाढ़ की कहानी है, जो सदियों बाद आज के आधुनिक धर्मों में सुनाई जाने वाली नोआ और जल प्रलय की कहानियों से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाती है ना? कितनी अद्भुत बात। जैसे ही हमारा ये एक्सप्लेनर समाप्त होता है, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। आज हम जिस आधुनिक समाज में रहते हैं, चाहे वो हमारी मानकीकृत मुद्रा हो या लिखित कानून, उसकी कितनी ही बुनियादी संरचनाएं प्राचीन दुनिया की इन कीचड़ भरी घाटियों में महज एक जरूरत के चलते पैदा हुई थीं। जरा सोचिए, क्या आज की हमारी पूरी लाइफस्टाइल प्राचीन मेसोपोटामिया की ही एक गूंज नहीं है?